वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग चर्चा करेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में। आज सामान्य अध्ययन पेपर 2 के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये हेल्पफुल उन छात्र छात्राओं के लिए होगा जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन मेंस में, आने वाले आपके भावी एग्जामिनेशन जो हैं बीपीएससी 65th मेंस। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगी कि किस प्रकार की क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आती है। ओके, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पेपर 2। हम लोगों ने देखा था अपने पिछले वीडियो में सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज प्रश्न पत्र प्रथम का प्रश्न को। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हमारा प्रश्न पत्र 2 है, जनरल स्टडीज प्रश्न पत्र सेकेंड। ये बीपीएससी 63वीं 2019 जीएस मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र सेकेंड है। उसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस संदर्भ में पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। यदि आपको इन सभी प्रश्न या जो भी हमारा और वीडियो आगे भी आएगा इस पे, आप लोगों को यदि इसकी आंसर की भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप एग्जामिनेशन में किस प्रकार लिखने, इसकी प्रैक्टिस करने से आपको आपकी नॉलेज आपकी लिखने के अभ्यास पे डिपेंड करती है। आप बहुत अच्छा जानते हो, यदि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख के नहीं आओगे तो कोई मार्क्स मिलने वाली नहीं है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपकी लिखावट, आपकी लेखनी की स्पीड, गति अच्छी होनी चाहिए। टोटल उसी पर डिपेंड होती है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको लिखना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, स्वतंत्र भारत और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पे संक्षेप में आपको क्या लिखना होगा, चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना होगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में आयोग की क्या भूमिका होती है, उसकी जांच करते हुए इस संदर्भ में आपको चुनाव पहचान पत्र की भूमिका का उल्लेख करना होगा। 38 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है इसमें, ये 38 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग इसमें किस किस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसकी चर्चा करता हूं। जैसे सबसे पहले क्या होगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 देश में निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार के साथ ही एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो आपको ये अनुच्छेद याद रखनी होगी कि भारत के किस अनुच्छेद के, संविधान के किस अनुच्छेद में ये दिया हुआ है। ठीक है, इसकी भूमिका सौंपते हुए आपको लिखनी होगी। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। इस प्रकार से आपको सारे चीज लिखने होंगे। 1989 एक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था।
ठीक है। 1993 से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य को बताएं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका को बताएं। ये सारी चीज आपको बोल्ड में लिखनी होगी और इसके बारे में बताना होगा। स्वतंत्र भारत और निष्पक्ष चुनाव में के संचालन में चुनावी पहचान पत्र की भूमिका को बताएं। इस प्रकार से आपको लिखनी होंगी। पहचान पत्र क्या है? भारत निर्वाचन आयोग प्रमुख टीएन सेशन के रीजन में टीएन सेशन ने अगस्त 1993 में चुनाव प्रणाली में सुधार करने तथा चुनावों में धन बल अथवा बाहुबल जैसे कदाचार को रोकने के प्रयास में देश के सभी मतदाताओं के लिए मतदान पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया। आयोग ने नवीनतम तकनीकी एवं नवाचारों का लाभ उठाने के लिए मई 2000 में मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है। मतदाता फोटो पहचान पत्र, इसे हम ईपीआईसी भी बोलते हैं, मतदाता पहचान पत्र भी बोलते हैं। ठीक है। इस तरह से आपको सारे का चर्चा करना होगा। आपके यदि इसका आंसर चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि सभी का आंसर भी प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल के दिनों में भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या हैं? तो उसके बारे में आपको बताना है। हाल के दिनों में क्या कहेंगे? वर्तमान में भारत में जितनी भी पार्टियां हैं उसकी चर्चा करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह से सब कुछ देते हुए आपको इसके परिणाम किस तरह से प्रभावित करती है, इसको सारी चीजों को लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। पंजाब में 1920 से ही क्या है, अकालियों की राजनीति चलती आ रही है, ये भी आपको देखनी होगी। 1949 में द्रमुक पार्टी का गठन हुआ। इसके अतिरिक्त बंगाल कांग्रेस, केरल कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस जैसे कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का भी हुआ। क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण भी आपको लिखने होंगे। क्षेत्रीय दलों का स्वरूप कैसा है उसके बारे में आपको बताना हो, सोचना होगा, सोच के इसको लिखना है, क्या क्या लिखना है। आप अगर कमेंट करेंगे किस किस प्रकार से लिखना है, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, क्लास स्टार्ट करवाऊंगा उसका। ठीक है। एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है सारी चीजों को डिस्कशन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है? भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। ठीक है। संविधान और संवैधानिकता के बीच हमको अंतर स्पष्ट करनी होगी। संविधान क्या है? तो मूल सिद्धांतों तथा स्थापित परंपराओं का एक सामुच्य होता है जिसमें कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों तथा कानूनों का समूह है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में विभाजन और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। ओके। तो इसी प्रकार से आपको सारा चीज लिखने होंगे, दोनों के बारे में बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, संविधानवाद क्या है, विधि शासन क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, उसके बारे में बताना है। संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत सिद्धांत की धारणा, उसके बारे में 2-4 लाइन लिख लेना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, आपको इसके बारे में एक एग्जाम्पल दे देना है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि क्या क्या कैसे हुए थे, ये दे देना है। ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। संविधान को लोकतांत्रिक स्वरूप माना जाता है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप क्या है, नागरिकों के मूल अधिकार एवं स्वतंत्रताएं क्या क्या हैं, उनके बारे में लिखना है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इस प्रकार से आपको सारे बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज आपको लिखने हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रहता है। आप सभी को मालूम है, हम लोगों को मालूम है। विवाद
का मुद्दा रही है। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। केंद्र द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। हम लोग के भी क्षेत्र में चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं हर जगह चल रही हैं, संचालित की जाती हैं। योजनाएं शिक्षा से रिलेटेड हो सकती हैं, स्वास्थ्य, गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन से, कृषि कल्याण आदि से क्षेत्रों से संबंधित हो सकती हैं। इनके बारे में अनेक बार ऐसी योजनाएं केंद्र और राज्य के बीच विवाद का मुद्दा बन जाती है, जो देश के सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर कर देती है। इस तरह से आपको लिखना होगा, भूमिका बनाना होगा, भूमिका फिर मेन बॉडी, फिर उसका निष्कर्ष आपको डालना होगा, क्या होगा। ठीक है, इस तरह से इसका आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें। साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करें। ओके, तो अब जैसे कि मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, तो कृषि है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 18% या उससे अधिक भी है। हाल ही में जारी किए गए NSSO के रिपोर्ट के अनुसार जो भी परसेंटेज है वो वहां पे डालेंगे। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं डालेंगे, जैसे कि अधिक जनसंख्या का होना, अशिक्षा का व्याप्त होना या अंधविश्वास का होना, किसानों का भाग्यवादी होना, भूमि का अलाभकारी विभाजन। अब एक पॉइंट में डाल देंगे ये सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं हो गई। दूसरा दे देंगे आर्थिक समस्याएं, जैसे कृषि साख की उचित व्यवस्था का अभाव, वैज्ञानिक कृषि के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव। थर्ड डाल देंगे हम लोग कृषि मूल्य नीति की समस्या। फोर्थ डाल देंगे हम लोग भूमि सुधार की समस्या। नहीं, इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं आंसर की में। नेक्स्ट दे देंगे प्राकृतिक और प्रशासनिक समस्या, जैसे मानसून पर निर्भरता, कीटों के अधिक प्रकोप की समस्या, सरकार की निष्क्रियता भी इसके मार्ग में बाधक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना कब चालू हुई, इसके बारे में आपको लिखना। प्रधानमंत्री फसल बीमा, कुछ योजनाओं को आपको कल्याणकारी जो है उसका अंकित करके उसके बारे में लिखना होगा। ऑनलाइन बैंकिंग कैसे कैसे, कस्टमर सर्विस सेंटर काम करती है, उसके बारे में आपको डालना होगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बताएं। तो इसका कैसे हम लोग, इसका निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है, यानी गरीबी का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असमर्थ हो या असमर्थ रहता है। निर्धनता की परिभाषा विभिन्न समाजों देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से दी जाती है, तथापि इन सब का आधार न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर की कल्पना है। ओके, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर गरीबी पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट आप दे सकते हैं। फिर भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए संचालित कौन कौन सा कार्यक्रम है, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, महाराष्ट्र सरकार की रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर जाके अंत्योदय अन्न योजना, जिसके AAY कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत सारी योजनाएं आप डाले एक करके उसको डील कर देना है कब से कब। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बारे में छोटा शॉर्ट लाइन में 2-3 लाइन में कैसे लिखेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी। यह एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे और हर खाता धारक को कितना का बीमा कवर करा दिया गया था, तो 1 लाख रुपया का। ठीक है, इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस राशि के साथ खाता खुलवा, जीरो बैलेंस जो हम लोग सुनते थे, जीरो बैलेंस में खाता खुल रहा है, जीरो बैलेंस में, ये क्या था, जनधन
योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बारे में इस तरह से लिख दिए, बस हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है इसके बारे में, जितने भी योजनाओं की जानकारी। अब इससे कुछ भी रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए मुझसे तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए या ना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मेरी यही लालसा है कि मेरे से आप लोगों का मदद हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने सुझाव भी मुझे बताएं कि इसमें क्या त्रुटि रह गई है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। हो सकता है तो साउंड की प्रॉब्लम हो, ठीक है, फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर आवाज सुनाई देगी ही, और स्क्रीन पे तो क्वेश्चंस रहेगा ही। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब कर ले, तो ये वीडियो आते रहेगा आपके आईडी पे, तो आप उसे देख पाएंगे। धन्यवाद।